नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि हम अपने रिश्तेदारों से कितने रुपए कैश का लेन देन कर सकते हैं जिससे कि हमको इनकम टैक्स का कोई भी नोटिस ना आए। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर किन किन लोगों को हमारा रिश्तेदार माना जाता है, मतलब किन लोगों से अगर हम कोई भी गिफ्ट लेते हैं, कोई भी पैसा लेते हैं, तो उस पर एक तो कोई टैक्स नहीं बने और दूसरा हमारे पास नोटिस ना आए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप बैंकिंग मोड से अपने माता से, पिता से, पत्नी से, भाई से, बहन से अगर आप कोई भी पैसा लेते हैं बैंकिंग मोड में और उनकी इतनी देने की क्षमता है और उनके पास उसका सोर्स है, तो कितना भी पैसा आप बैंकिंग मोड के थ्रू ले सकते हो और वो पूरा पैसा आपके लिए एग्जेम्प्ट माना जाएगा। उस पर आपको 1 रुपया भी टैक्स सरकार को नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर आप कैश में 2 लाख रुपए से नीचे, मतलब 1,99,999 रुपए तक लेते हो अपने माता से, इतने ही रुपए लेते हो अपने पिताजी से, इतने ही रुपए लेते हो अपनी वाइफ से, इतने ही रुपए लेते हो अपने भाई से, इतने ही रुपए लेते हो अपनी बहन से, तो इस केस में भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, ना ही आपको कोई नोटिस आएगा, बशर्ते कि आपके पास सोर्स होना चाहिए कि वे पैसा उनके पास कहां से आया, और दूसरा आपको उनकी क्षमता होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास 10 लाख रुपए नगद थे तो आपने क्या करा, 2 लाख रुपए पापा में डाल दिए, 2 लाख रुपए माता जी को दे दिए, 2 लाख रुपए पत्नी से दिखा दिए, 2 लाख भाई से, 2 लाख बहन से। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आएगा और 269 ST सेक्शन के अंदर आपको 100% पेनल्टी लगा दी जाएगी। अब वो चूंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा था, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये 2 चीजें बताई और एक ये बताया कि अगर इन रिश्तेदारों के अलावा आप अगर किसी से पैसा लेते हो या अपने किसी दोस्त से पैसा लेते हो, वो भला से कैश में हो या बैंकिंग बोर्ड के थ्रू हो या काइंड में हो, वो अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर आपका वो पूरी इनकम आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी और उस पर आपका जो भी स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगेगा। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या गिफ्ट काइंड में भी हो सकती है, और अगर काइंड में गिफ्ट मिलेगी तो क्या वो एग्जेम्प्ट होगी या उस पर मुझे टैक्स देना होगा, और क्या ये जो पैसा मुझे मिल रहा है क्या इसको मुझे अपनी ITR में दिखाना होगा, अगर दिखाना होगा तो कैसे दिखाना होगा, ये सारी चर्चाएं हम इस वीडियो में करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं रिलेटिव। क्या दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं इन काइंड। काइंड में क्या हो सकता है, जैसे कोई जमीन हो गई, मकान हो गया, दुकान हो गई, कार हो गई, शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गया, ज्वेलरी हो गई। अब आप सपोज करो कि आपको अपने पिताजी से कोई जमीन या कोई मकान या कोई दुकान या कार या शेयर या म्यूचुअल फंड या ज्वेलरी आपको मिलती है, तो क्या ये आपके लिए टैक्सेबल होगी? तो मेरा आंसर होगा नो, ये 100% आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी। भला से ये आपके पिताजी ने सेल्फ ऑक्यूपाइड करी हो, मतलब स्वयं द्वारा अर्जित करी हो, या फिर उन्हें ये पैतृक में प्राप्त हुई हो, मतलब ये उनको पैतृक में प्राप्त हुई हो, या तो वो उसको आपको देते हैं या फिर खुद से द्वारा अर्जित की हुई कोई भी संपत्ति आपको देते हैं, तो उस पर आपके लिए क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगी, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए भी आपको या तो गिफ्ट डीड बनवा लेनी चाहिए या फिर आपको बिल करा लेनी चाहिए। बिल है तो उसका ओथ जरूर कराना चाहिए, ठीक है, स्टाम्प पे होनी चाहिए और उसमें विटनेस होनी चाहिए मिनिमम 2 पर्सन्स की। अब ये पर्सन्स कौन होने चाहिए, सपोज करो आपका कोई भाई है या बहन है, तो उन दोनों की विटनेस उस पर जरूर कराइए। इससे क्या होगा, भविष्य में जब आपके पिताजी नहीं होंगे तो आपका भाई या बहन आपसे ये नहीं कह पाएंगे कि आपने हमारे पिताजी को बहला फुसला कर
ये संपत्ति अपने नाम करा ली। क्यों? क्योंकि उनकी उस पर विटनेस होगी। अगर आप ये चीजें नहीं कराते हैं तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है भविष्य में। आपके बहन या भाई अपना हिस्सा उसमें मांग सकते हैं, ये कहते हुए कि आपने अपने पिताजी से जो है बहला फुसलाकर जबरदस्ती अपने नाम में ये संपत्ति करवा ली थी। तो ये तो हुआ कि अगर मैंने काइंड में कोई भी चीज लेता हूं तो वो मेरे लिए 100% क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, बशर्ते कि वो मेरे को रिलेटिव से मिले। अगर यही सारी चीजें मुझे नॉन रिलेटिव से मिलती हैं काइंड में, तो 50,000 रुपए से अगर वो ज्यादा हैं तो ये पूरी की पूरी मेरे लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब इस पूरी पे मुझे टैक्स देना होगा, वो भला से प्रॉपर्टी हो या शेयर्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो या कार हो या ज्वेलरी हो। अगर कुछ भी होता है नॉन रिलेटिव से या फ्रेंड से और उसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर ये मेरे लिए 100% टैक्सेबल होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। मतलब अब ये तो बात हुई कि हम किस किस से पैसा ले सकते हैं या किस किस से हम काइंड में संपत्ति, ज्वेलरी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, कार ये ले सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या ये मेरे लिए टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, अब इसका निर्णय करते हैं। तो देखिए साहब, इनकम की जो डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में बताई है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर बताई है। किन किन इनकम्स को हम इनकम मानते हैं, जैसे सैलरी से कुछ मिला या रेंट की कोई इनकम है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, या आपको प्रोफेशन से कोई इनकम हो रही है, या आपको बिजनेस से कोई इनकम हो रही है, या कैपिटल गेन से कोई इनकम हो रही है, या एलआईसी की कोई मैच्योरिटी पर आपको इनकम हो रही है, या आपको ग्रेचुटी मिली है, या फिर आपको कोई लीव इनकैशमेंट मिला है। अगर इन सारे तरीकों से हमको कोई भी इनकम मिलती है तो वो इनकम क्या होगी, वो इनकम मानी जाएगी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। ठीक है, और उस पर टैक्स की लायबिलिटी हमारे लिए बनेगी। अब बात करते हैं एग्जेम्प्ट की, कि एग्जेम्प्ट इनकम क्या होती है। अब एग्जेम्प्ट इनकम की बात करें तो सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम, अगर आपको एग्रीकल्चर से कुछ भी मिल रहा है। दूसरी हो गई एलआईसी की मैच्योरिटी, पीपीएफ से कोई पैसा आपको मिल रहा है, लीव इनकैशमेंट का कोई पैसा आपको मिल रहा है, और पीपीएफ, लीव इनकैशमेंट, एलआईसी, एग्रीकल्चर। इसके अलावा अगर आपको स्कॉलरशिप अगर कोई मिल रही है, अगर ये सारी इनकम्स आपको हो रही हैं तो ये क्या होंगी, एग्जेम्प्ट इनकम कहलाएंगी। ठीक है, तो अब सैलरी से मुझे कुछ मिला, रेंट से मिला, प्रोफेशन से मिला, बिजनेस से मिला, कैपिटल गेन से मिला, एलआईसी की मैच्योरिटी, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, ये मेरे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। अब मुझे एग्रीकल्चर से कुछ प्राप्त हुआ या एलआईसी की मैच्योरिटी पे कुछ मिला, पीपीएफ से मिला, लीव इनकैशमेंट, स्कॉलरशिप, तो ये सब क्या हो गई, मेरी एग्जेम्प्ट इनकम हो गई। अब इसके अलावा सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, वो कहता है कि अगर इन सारे हेड्स के अलावा, मतलब ना तो वो सैलरी है, ना वो हाउस प्रॉपर्टी है, ना वो पीजीवीपी है, ना वो कैपिटल गेन है, और इसके अलावा अगर कोई इनकम होती है तो ये रेजिड्यूरी इनकम कहलाती है। मतलब जो किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं हो रही, तो ऐसी इनकम क्या होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कहलाएगी। मतलब जैसे आपको बैंक से कोई सेविंग खाते पे ब्याज मिली, या आपको एफडीआर से कोई ब्याज मिली, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई फैमिली पेंशन आपको मिल रही है तो वो सब क्या कहलाएंगी, हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कहलाएंगी। ठीक है साहब, इसके अलावा सेक्शन 56 सबसेक्शन 2,
ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपको शेयर्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, कार, ज्वेलरी ये प्राप्त होती है, बट इसमें भी क्या कर रखा है? एक्सक्लूड कर रखा है। किसको? रिलेटिव्स को। अगर ये रिलेटिव्स से प्राप्त होती है तो ये क्या होंगी? ये सब आपके लिए एग्जेम्प्ट इनकम कहलाएंगी। अब बात करते हैं कि ये हमारी हो गई इनकम। इनकम क्या हुई? सैलरी, रेंट, प्रोफेशन, बिजनेस, कैपिटल गेन, एलआईसी मैच्योरिटी, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट। तो यहां भी कहीं रिलेटिव से जो आपको पैसा मिला है उसका कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब ये आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी जो आपको गिफ्ट मिल रही है रिलेटिव से। अब बात करते हैं एग्जेम्प्ट इनकम की। अगर आपको एग्रीकल्चर से कोई इनकम हो रही है, एलआईसी मैच्योरिटी से हो रही है, पीपीएफ पे कोई पैसा मिल रहा है, लीव इनकैशमेंट का कोई पैसा मिल रहा है या स्कॉलरशिप मिल रही है, तो यहां भी रिलेटिव से अगर आपको कोई गिफ्ट मिली है तो उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। दैट मीन्स कि वो एग्जेम्प्ट इनकम में भी नहीं आएगी। इसके अलावा अब इनके अलावा कोई रेजिडरी इनकम बची, तो जब ये इनकम में कवर ही नहीं हो रही तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर भी नहीं जाएगी। ठीक है साहब। अब इसके अलावा आया कि रिलेटिव्स के अलावा, मतलब यहां भी रिलेटिव वर्ड आ गया कि अगर काइंड में भी आपको कुछ मिला है और वो रिलेटिव से मिला है तो वो भी क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। तो जब ये मेरी इनकम ही नहीं हुई तो इस पे मेरी टैक्स की लायबिलिटी क्या होगी? टैक्स मेरा निल होगा। समझ गए दोस्तों कि जब अगर ये मेरी इनकम ही नहीं है तो फिर उस पर टैक्स कैसा? मेरे को कोई टैक्स की लायबिलिटी सरकार को नहीं देनी होगी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अब ये पैसा तो मुझे मिला, दैट मीन्स कि मेरे को पैसा आया, या मेरे को कोई प्रॉपर्टी आई, या मेरे को शेयर्स आए, या मेरे को म्यूचुअल फंड मिले, तो क्या अब इसको मुझे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखाना होगा? मतलब आईटीआर के अंदर क्या मुझे ये शो करनी होगी? तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये इनकम नहीं है, ठीक है, ना तो ये सैलरी की इनकम है, ना ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ना ये कैपिटल गेन से इनकम है, ना ये बिजनेस से या प्रोफेशन से इनकम है, और ना ही ये अदर सोर्सेस की इनकम है। तो फिर मेरे अपने ये व्यूज हैं कि हम आईटीआर 2 या 3 का जो एनेक्सर है उसमें अगर चाहें तो एसेट्स के अंदर इनको शो कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपको प्रॉपर्टी मिली है, म्यूचुअल फंड मिले हैं, शेयर्स मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, इनको जब आप सेल करोगे तो उस पर आपको कैपिटल गेन बनेगा, तो तब ये आपकी आईटीआर के अंदर शो होगा। आईटीआर में तब ये शो करना पड़ेगा आपको। तब तक तो आपको ये शो करना ही नहीं है क्योंकि ये आपकी इनकम नहीं है। जब आप इसे सेल करोगे तब दिखेगा। तो अगर आप चाहें तो इसको आईटीआर 2 या 3 अगर आप भरते हैं तो उसके शेड्यूल में एसेट के अंदर आप इसको दिखा सकते हैं। बट ये मेरे अपने व्यूज हैं कि इनको अपनी एसेट्स के अंदर ना दिखाएं, क्योंकि जब हम इन्हें सेल करेंगे तब तो हम सरकार को हमें पैसा टैक्स के रूप में देना ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो रिलेटिव से हम कितना पैसा नगद ले सकते हैं, बैंक के द्वारा ले सकते हैं, काइंड में ले सकते हैं, क्या उस पर टैक्स बनेगा या नहीं बनेगा, क्या मुझे ये इनकम आईटीआर में शो करनी होगी या नहीं करनी होगी, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाया है। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये जो समस्याएं हैं ये डे टू डे की समस्याएं हैं, क्योंकि डे टू डे में जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से ही पैसे लेते हैं। और दूसरा, अपन के जैसे मेरे पे अगर 10 लाख रुपए कैश पड़े हैं वो मैं अपने माता पिता भाई बहन के खातों में डाल के और आरटीजीएस करा लूं, ऐसा ना करूं, ब्लैक का व्हाइट ना करूं। जेन्यून सोर्स होना चाहिए मेरे पास। अगर मेरे पास जेन्यून सोर्स नहीं होगा, जिन लोगों से मैंने गिफ्ट ली है उन पे उनकी इतनी क्षमता नहीं होगी, या उनके पास कोई सोर्स नहीं होगा उसको इनकम को प्रूफ करने का, तो इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है जिसको ये गिफ्ट प्राप्त हुई है और उसको 100%
सरकार लगा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आज ही हमारे चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।